नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्ञानेश कुमार का एसआईआर प्रधानमंत्री मोदी के लिए नई संकट बन गई। अब यह बातें निकल करके आई है कि ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर ज्ञानेश कुमार 30 लाख लोगों के नाम काटने वाले हैं, ऐसा एक खत वायरल हुआ है। यानी कि जो खत वायरल हो रहा है या अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही है बीएलओ को लेकर के, जिस तरह उनके ऊपर प्रेशर, यह सारी चीजें दी जा रही हैं, वह इस बात की गवाही दे रही है कि वह ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश का, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। आखिर क्यों इतना आमदायी, वह क्यों नाम लोगों के काटना चाह रहा है? क्यों नाम? अच्छा ठीक है, वह नागरिक नहीं है, चुनाव आयोग साबित करे कि वह नागरिक नहीं है इस देश के, यानी कि चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, इसका मतलब। लेकिन जैसे बिहार में पहले ही चुनाव आयोग बना था, 20% लोगों के नाम कट जाएंगे। अब वहां कह रहा है 30 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे, पता नहीं कितने लोगों का नाम कटेगा। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों का नाम कटेगा? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, तब तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 3-4 करोड़ लोगों के नाम काटेगा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार ने नरेंद्र मोदी को डरा करके रख दिया है। यह एसआईआर उस तरफ भी इशारा कर रहा है कि उस डर के वजह से भी यह किया जा रहा है कि विपक्ष के वोटों को काटने के लिए। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बिहार वाला काम कर पाएगा चुनाव आयोग, इस बात की तो गारंटी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नई जंग जरूर छिड़ गई है। इसलिए जैसा ज्ञानेश कुमार एसआईआर जिस हिसाब से करा रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नई संकट पैदा कर रही है, क्योंकि लोग भड़क गए हैं। अब यह समझ गए कि नरेंद्र मोदी का या को जिताने के लिए यह जो काम किया जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पहले से भी बुरे हालात में आ गए हैं, यानी कि ब्रांड धूल चाट रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मोदी और ज्ञानेश दोनों को कर दिया बड़ा चैलेंज। जो चुनाव आयोग ने बीएलए वहां पर नियुक्त किए हैं, वह कानून बदल दिया रातों रात। उधर बिहार चुनाव में सब मस्त कानून बदल दिया कि आप महाराष्ट्र से भी बूथ लेवल एजेंट लिया करके रख लीजिए। अगर जबकि नियम यह कहता है, चुनाव आयोग का सेक्शन यह कहता है कि जिस पोलिंग बूथ का जो बूथ लेवल एजेंट है वह उसी बूथ का होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। अब बिहार में भाजपा के पास वैसा हर जगह था, आरएसएस वाले लोग थे तो वह बने हुए थे। अब पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र से और या तो उत्तर प्रदेश से या तो अब बिहार से या महाराष्ट्र से या दूसरे राज्यों से भेजेंगे। यानी कि भाजपा के पक्ष में हर काम और नियम बनाता हुआ चल रहा है, यानी कि संविधान कोई महत्व नहीं रखता है और लोकतंत्र तो है नहीं अब देश में। तो यह चीजें मोदी सरकार के लिए संकट अब बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी ज्ञानेश दोनों को जो चैलेंज किया है, उस चैलेंज का तात्पर्य यह है कि अब तुम गड़बड़ करके दिखाओ, मैं तुझे एक्सपोज करूंगी या तुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। और ममता बनर्जी बराबर चैलेंज दे रही है, एक एक बीएलओ के सामने अपने कार्यकर्ता को लगा रखी है कि इस पर पैनी नजर रखो, या एक भी गड़बड़ करता है तो इसके पसीने छुड़ाने। यानी कि पंगा तो गलत लिया, बिहार में तो सफल हो गया, चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार को मतभरम कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में यह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में सरकार पर और लोगों के अंदर जनादेश इसका क्या जाएगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी का तो अब चुनाव भी होने वाला है, दिसंबर के बाद में ऐलान भी हो जाएगा, तो भाजपा के लिए एक चुनौती बन गई है। लेकिन मोदी के खिलाफ जनसैलाब उतार दिया राहुल गांधी ने सड़क पर। गुजरात के अंदर जनसैलाब खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, और यही जनसैलाब पूरे देश में खड़ा होता रहा।
तब तो भैया मोदी और ज्ञानेश कुमार दोनों नजर नहीं आएंगे, सूरज डूब जाएगा इन लोगों का। यह तो सत्य है। यानी कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा ने तो 240 पर भाजपा को ला दिया। इसका मतलब यह यात्रा तो भाजपा को 50, 60, 70 पर ला करके खड़ा कर देगी। और नरेंद्र मोदी 400 के पार का उम्मीद पाले हुए बैठे हैं। अब पहला दिन यात्रा का है, आगे इसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। 1100 किलोमीटर जाने वाला है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जेएमजी को देख करके मोदी साहब बौखला गए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ या राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, जो नरेंद्र मोदी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री के बाद शैडो प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसके बाद कोई मंत्री होता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के साथ जब युवा जेएनजी उतर रहा है सड़क पर, तो वही इस देश के भविष्य है। इसका मतलब वह समझ रहा है नरेंद्र मोदी की चाल को कि नरेंद्र मोदी किसी काम के आदमी नहीं है। वह इस देश में प्रधानमंत्री लायक छोड़िए, किसी ऐसे पद पे भी रहने लायक नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। यह इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक हवा जा रही है कि यह सरकार इस देश हित में नहीं चल रही है और इस देश में यह सरकार लोकतंत्र और संविधान का और आम व्यक्ति के, नागरिक के हकों का मतलब वो कर रही है, हनन कर रही है यह। और इसके संगी लोग हर पदों पर बैठ गए हैं, वह इसी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। विपक्ष का सुन नहीं रहे, देश को देख नहीं रहे, लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को पूछते नहीं है यह लोग। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए जो जेएनजी राहुल गांधी को समर्थन कर रहा है, इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहा है, तो मोदी साहब के लिए अपने भविष्य देख करके इनको बहुत डर सता रहा है कि अगर ये ऐसे ही अगर जनता उतरते लगी तब तो यह बेकाबू हो जाएगी। फिर प्रशासन भी कोई किसी काम का नहीं होगा, संभाल नहीं पाएगा। कितने लोगों को भैया संभालोगे? अगर 10 लाख लोग एक साथ में इकट्ठा हो गए तब तो आपके पैर ऊपर और सर नीचे हो जाएगा। और राहुल गांधी अब आमदा हो गए हैं। अभी गुजरात का यात्रा समाप्त होगा तो रामलीला मैदान में, और 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देने के लिए रखा हुआ है। भाजपा तो 1 लोगों का हस्ताक्षर नहीं करा सकती। बनती विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 90% स्ट्राइक लाती है वोट डकैती करके। तो यह सारी चीजें राहुल गांधी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार गिर जाएगी शीतकालीन सत्र में, इसकी चर्चा हो रही है। क्या इसमें सत्यता है? इस बात में सच्चाई है कोई? शीतकालीन सत्र बहुत छोटा बनाया गया है। शीतकालीन सत्र के 2 कारण हो सकते हैं इतना छोटा बुलाने का। जो 1 महीना का शीतकालीन सत्र होता है उसको 15 दिन का बुलाया गया है, और 4 दिन छुट्टी हो जाएगा, 1 दिन राष्ट्रपति का संबोधन हो जाएगा, 5 दिन खत्म हो जाएगा, 10 दिन का बचता है। यह इस डर से कि इंडिया गठबंधन जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी जुटा हुआ है, इस तरह की चर्चा चल रही है। और दूसरा, ज्ञानेश कुमार को लेकर के महाभियोग। और तीसरा जो मुख्य कारण है कि इस शीतकालीन सत्र के बाद में यह सरकार मध्यवर्ती चुनाव की भी तैयारी कर रही है कि 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है उसके तहत विपक्ष के वोट को काट करके और मध्यवर्ती चुनाव करा लिया जाए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो जाएगा, फिर 90% स्ट्राइक रेट आ जाएगा, 400 के पार हो जाएगा, फिर उसके बाद चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश और एकनाथ शिंदे और चाहे चंद्रबाबू नायडू कोई ऐसा झटका दे दे कि सरकार ही गिर जाए, इस बात का डर और खौफ तो है कि शीतकालीन सत्र में सरकार भी गिर सकती है, और नहीं तो सरकार अगर बची तो विपक्ष जीने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की विदाई सुनिश्चित होती जा रही है। यह बातें भी अब प्राथमिकता से कही जा रही है। क्यों होती जा रही है? नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी अमित शाह सरेंडर हो गए। चंद्रबाबू नायडू चुप है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, वह टकराव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके पार्टी को तोड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं। चौथा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है इसका, कि नीतीश कुमार के जो सांसद मोदी के साथ थे, वह सांसद अब मोदी के पाले से निकल गए। जैसे नीतीश कुमार मजबूत हुए, वह नीतीश कुमार के पक्ष में चले गए। अब मोदी और शाह के अंदर वह ताकत और क्षमता नहीं रही कि नीतीश कुमार के एक भी सांसद को तोड़ सके।
या एक भी विधायक को। भाजपा टूटने का शक तो है कि भाजपा बिहार में टूट सकती है, नीतीश कुमार के साथ जा सकती है, क्योंकि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है। और बिहार अगर टूटा तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें होगी। अब इंडिया गठबंधन से ऑफर प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू को है ही। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेता से मिल ही रहे हैं, एकनाथ शिंदे टकराव हो रहा है। ऐसे में अगर एक साथ मिलकर के सबने, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, यह मिल जाते हैं, तो आप दर्शक समझ रहे हैं 37 सांसद होते हैं। यह 37 सांसदों का झटका नरेंद्र मोदी बर्दाश्त कर पाएंगे? और नरेंद्र मोदी अगर गए तो पूरे देश में भाजपा का सत्यानाश हो जाएगा, समापन शुरू हो जाएगा। इसके लिए अब इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर यह लग रहा है कि पीएम मोदी की विदाई सुनिश्चित होती जा रही है। अगर यह सारी चीजें शीतकालीन सत्र में शुरू हो गई तो नरेंद्र मोदी की विदाई तो 101% तय है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।